वक्त बदल चुका है अपनी चाल। सूरज, पाखी, निशा सब हो चुके हैं बेहाल। उपन्यास के इस भाग में सुनते हैं कौन काटता है शत्रु का बुना जाल। कैन आई होल्ड योर हैंड? एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। सॉरी फ्रेंड्स, उस दिन अचानक ही बीच में जाना पड़ा। आई नो आप सब ईगरली वेट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि निशा के साथ आखिर क्या होने वाला है। तो अब मैं आ गई हूँ और यकीन मानिए पूरा चैप्टर सुनाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। सो चलिए मैं कोमल अग्रवाल सुनाती हूँ आपको भाग 161। गूफी निशा को काली एम्बेसडर के भीतर धकेल चुका था और चालक की सीट पर बैठा डगलस वॉल्टर के आने का इंतजार कर रहा था ताकि उसके आते ही गाड़ी जेट की स्पीड से भगा सके। सूरज असहाय खड़ा निशा को रोता, चीखता और पाखी को मदद के लिए पुकारते देख रहा था, मगर वहां दूर दूर तक इंसान तो क्या उसकी परछाई भी नहीं थी। वॉल्चर धीरे धीरे होशियारी से बंदूक सूरज की तरफ तानी पीछे हटने लगा। तभी पहाड़ियों की खामोशी को चीरती दूर से पुलिस जीप के सायरन की चीखती आवाज गूंजी। दिन के उजाले में पुलिस की जीप से उड़ती धूल साफ दिखी जा सकती थी। इंस्पेक्टर सिंघाल किसी फरिश्ते की तरह सही वक्त पर वहां पर आ पहुंचा था। सायरन की आवाज सुनते ही हमलावरों के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा पासा पलट चुका था। पुलिस, रन वॉल्टर! गूफी पागलों की तरह चिल्लाया। उसकी आवाज में अब खौफ साफ झलक रहा था। निशा ने फुर्ती दिखाई और एम्बेसडर के दूसरी ओर का डोर खोल बाहर की तरफ कूद गई और कार की तरफ दौड़ लगाई। सूरज निशा को खींचकर कार के अंदर धकेलते हुए चीखा, लॉक करो डोर और नीचे झुको दोनों। पाखी ने अंदर घुसकर लॉक लगा लिया और निशा को तेजी से नीचे झुकाया। तभी एक गोली दंदनाती हुई शीशे को तोड़ती हुई उनके सर के ऊपर से निकल गई। सूरज गाड़ी के पीछे छिप गया था। गूफी ने बौखलाहट और गुस्से में एक आखिरी गोली चलाई जो कार के बोनट को छूती हुई सनसनाती से निकल गई। सिंघाल ने जवाबी फायरिंग की तो वॉल्टर दूसरी ओर कूद गया। गोली जाकर गूफी की बाह पर लगी। वह चीख मारते हुए वहीं बैठ गया। वॉल्टर ने देखा कि सिंघाल की टीम उन पर भारी हो रही है तो उसने अपनी वफादारी और दोस्ती किनारे रख दी और मौके की नजाकत को भांपते हुए वहीं पुलिस के सामने गूफी को बेसहारा छोड़कर अपनी काली एम्बेसडर में जा कूदा। सर, पीछा करें! दयाल ने अपनी गन तानते हुए चिल्लाकर सिंघाल से पूछा। नहीं, पहले इसे दबोचो, ये जिंदा चाहिए। सिंघाल ने कड़क कर आदेश दिया और अपनी गन का निशाना सीधे गूफी पर साध दिया। गूफी अब पुलिस के लोहे जैसे शिकंजे में फंस चुका था। वॉल्टर और डगलस जेट की रफ्तार से धूल उड़ाते वहां से निकल चुके थे। जैसे ही गोलियों की गूंज थमी और गूफी पुलिस के गिरफ्त में आया, सूरज बिना देर किए प्रभात को मदद के लिए कॉल करने लगा। 2 गाड़ियां थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंच गई। आलू सिंह अभी भी बेहोश था और उसका उपचार सूरज की पहली प्राथमिकता थी। टेक हिम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, उसने फ्रांसिस को जल्दी करने को कहा। एक कार में फ्रांसिस और प्रभात आलू सिंह को लेकर तुरंत अस्पताल के लिए निकल गए। अब आप इन दोनों को लेकर निकलिए यहाँ से, क्विक! सिंघाल ने ऑर्डर्स दिए। वे लोग अपने ज्यादा गुंडों को लेकर वापस भी आ सकते हैं, खतरा भी टला नहीं है। दयाल ने भी सभी को जाने के लिए कहा।
गूफी को लेकर पुलिस की जीप पुलिस स्टेशन के रास्ते पर होली और सूरज की कार अपने रास्ते पर। कब्रिस्तान में एक कब्र के पीछे रवि और रॉकी ये तमाशा देख एक दूसरे को अपने प्लान की सफलता पर बधाई दे रहे थे। कांग्रेचुलेशंस पार्टनर, इसको कहते हैं नहले पर टकला। रॉकी ने गलत मुहावरा कहा तो रवि ने सुधारते हुए कहा, टकला नहीं दहला बे। उसने हंसते हुए अपनी सिगरेट सुलगाई। रॉकी कब्र पर बैठ गया और सिगरेट में चरस भरने लगा। क्या टाइम पे एंट्री मारा इंस्पेक्टर, मजा आ गया। वह सिंघाल की तारीफ करने लगा तो रवि से सहन नहीं हुआ। अबे हम उसको इन्फॉर्म नहीं करते तो बुलबुल को बाज ले उड़ता, वह अपनी धौंस जमाते हुए बोला। पर एक बात समझ नहीं आई बे, ये सूरज प्रताप सिंह इस बुलबुल के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहा था? रवि अपना सर खुजाते हुए बोला। रॉकी ने भी सिगरेट का एक लंबा कश खींचा और बोला, पार्टनर जैकी बोल रहा था ये प्रिंस चार्मिंग कुछ दिन पहले अपनी अप्सरा को लेकर हनीमून मनाने के लिए उस ओबराय रिजॉर्ट गया था। लगता है इसका टांका भिड़ा है बुलबुल से। सही है बॉस, एक तरफ अप्सरा दूसरी तरफ परी। हाँ बे, ऐसे कैसे छोड़ देता माल। रवि ने भी रॉकी की बात पर सहमति जताई। लेकिन ये वॉल्टर साले ने जात दिखा दी, बड़ा डॉन बना फिरता है, अपने ही साथी को छोड़ भाग निकला। रॉकी ने हिकारत से जमीन पर थूकते हुए कहा, जो अपने साथी का नहीं हो सका वो उस हार्डी का क्या होगा। अब तू देख वॉल्टर, रवि तेरा क्या हश्र करता है। फाइनल सेटलमेंट तो अब रवि करेगा। रवि, वह एक शातिराना हंसी हंसा। रॉकी ने भी उसका साथ दिया। पूरा कब्रिस्तान उनके कहकहों से थर्रा उठा। इधर प्रताप कोठी भी सूरज की तेज होती आवाजों से थर्रा उठी थी। बेवकूफ लड़की, क्या जरूरत थी घर से भागने की? इतना फुलिश डिसीजन करते वक्त जरा तो दिमाग लगाया होता कि कुलभूषण ओबराय के खिलाफ जा रही हो, वो के बी ओबराय जिनके स्मगलर और डॉन सबसे संबंध है। अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाया है। हाथ डालना तो दूर की बात है। मैं इन सब बातों से अनजान थी। ट्रस्ट मी, माई डैडी वॉज द बेस्ट डैड ऑफ द वर्ल्ड। निशा सुबकने लगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पाखी अचानक बीच में पूछ बैठी। हो सकता है नहीं है। ओबराय वो मगरमच्छ है जो अपने ही तालाब के कछुओं को निगल जाता है। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। निशा अपना माथा पकड़कर बैठ गई। मैं जानता हूं अपने डैडी के बारे में सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मगर यही सच है। इंस्पेक्टर सिंघाल आ जाएं तो कंफर्म कर लेना। सूरज नाराज होते हुए बोला। एक बार मुझसे बात करते बस मुंह उठाया और चल दी चंदर के साथ। जिसके पास खुद का कोई ठौर ठिकाना नहीं, वो तुम्हें लेकर बेचारा कहां कहां मारा मारा फिरा। आज तुम्हारी वजह से ही वो मौत के मुंह में पड़ा हुआ है। सोचा है तुमने? वह फिर अपना नियंत्रण खो बैठा। चंदर का नाम सुन निशा फूट फूट कर रो पड़ी। सब मेरी गलती है, मैंने ही चंदर जी को इस हाल में पहुंचाया है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी मैं। चुप रहो तुम दोनों, अचानक पाखी चिल्ला कर बोली। निशा की रुलाई रुक गई और सूरज भी नजरें चुराता हुआ अपनी फोन स्क्रीन को देखने लगा। ये क्या आप दोनों एक दूसरे पर भड़क रहे हैं? जो होना था वो किस्मत में लिखा था। अब उस पर मिट्टी डालिए और ये सोचिए कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए और दुश्मनों का मुकाबला कैसे करेंगे ये दोनों। वह समझाने के स्वर में बोली।
मैं तो इस पर इसलिए नाराज हो रहा था कि इस बेवकूफ लड़की ने अपनी जान खुद ही जोखिम में डाली है। सूरज अपनी गलती छिपाते हुए सफाई देने लगा। ये आप कह रहे हैं? निशा ने सूरज को घूर कर देखा और आवेश में बोली। और नहीं तो मेरा भूत बोल रहा है। सूरज ने भी उसे घूरा। फिर आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली मेरे लिए? मैं तो आपकी कोई नहीं हूं। सूरज उसकी बात सुनकर बगले झांकने लगा। देखा, हम औरतों पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। पाखी मुस्कुराते हुए बोली। जवाब देते नहीं बन रहा इनसे। वह निशा के बगल में बैठकर उसका हाथ चलाने लगी। बिटिया, अब दर्द कम हुआ क्या? राधा काकी आकर पूछने लगी। हाँ काकी, थोड़ा ठीक है। पाखी ने अपने माथे पर लगे बैंडेज को छू कर देखा। वहां एक सनसनी सी हुई। अब तुम लोग आराम करो। मंगलू, जाओ रघु को बुला कर लाओ। सूरज ने आदेश दिया। मंगलू रघु को बुलाकर लाया तो सूरज ने उसे सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए। आज से, बल्कि अभी से, तुम और शिबू भैया बारी बारी ड्यूटी करोगे और 1 मिनट के लिए भी गेट से सिक्योरिटी हटनी नहीं चाहिए। मुझे डैड से बात करनी है। अचानक निशा ने कहा तो सबका ध्यान उसकी ओर गया। तुम जल्दबाजी कर रही हो। इंस्पेक्टर सिंघाल को आने दो, फिर हम डिसाइड करेंगे। सूरज ने फैसला सुनाया। एक बुरी खबर है। तभी सिंघाल ने एंटर करते हुए कहा। निशा का दिल धक धक करने लगा। क्या हो गया? वह खड़ी हो गई। हे भोलेनाथ! राधा काकी ने सदाशिव का स्मरण किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने सोफे पर बैठते हुए कहा। किसका पोस्टमार्टम? निशा घबराई। जिसे आपने यमलोक पहुंचाया है, उसी का। सिंघाल ने निशा को डराया। क्या मतलब? वह टेंशन में आ गई। मतलब छोड़िए, उसका यही अंजाम होना था। इंस्पेक्टर सिंघाल बोला। तो फिर? निशा के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। वह दम साधे सिंघाल के कुछ कहने की प्रतीक्षा करने लगी। रिपोर्ट में क्या लिखा है? पाखी ने डरते डरते पूछा। सिंघाल ने सूरज को देखा। बता दीजिए, इसे मालूम है लेकिन निशा को नहीं, उसने कहा। उस लॉज के ओनर की मौत गोली लगने से हुई है, किसी कांच के टुकड़े से नहीं। और बहरहाल इतनी नाजुक लड़की किसी को यमलोक पहुंचा सकती है क्या? सिंघाल ने मजाक किया। तो किसी और ने? सूरज ने पूछा। वो हमारा हेडेक है, आपका नहीं। आप तो बस ये सोचिए कि निशा और चंदर के मामले को कैसे सुलझाना है। सिंघाल ने सोचते हुए कहा। निशा कह रही थी कि वो अपने डैड से बात करना चाहती है। सूरज बोला। दुश्मन से कहिए, सिंघाल ने कटु स्वर में कहा। वो गुंडे डैड ने भेजे थे? निशा ने सवाल किया। ऑब्वियसली, लेकिन डायरेक्टली उन गुंडों का आपके डैड से कोई कनेक्शन नहीं है। असल में कोई और भी है जो पर्दे के पीछे से खेल रहा है और वो जल्द ही मेरी गिरफ्त में होगा। सिंघाल ने अपने पॉकेट से सिगरेट केस निकाला लेकिन तुरंत ही जेब में वापस रख दिया। पाखी हंस पड़ी तो सबने चौंक कर उसकी ओर देखा। राधा काकी उसके संकेत पर रसोई में जाकर सूजी का हलवा, भुने हुए पापड़ और तले चिप्स के साथ ले आई तो सिंघाल प्रसन्न हो उठे। देखा मिस्टर सूरज, इसलिए मैं आपको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाता, उसने सूजी का हलवा खाते हुए कहा। मैं सोच रहा था निशा की प्रोटेक्शन अब बहुत जरूरी हो गई है।
सूरज ने बात आगे बढ़ाई। मैं उसका प्रबंध आज ही कर दूंगा। आज ही एक गार्ड आ जाएगा। और आपके पास भी तो वॉचमैन है, वो दिन की ड्यूटी कर लेगा और हमारा वाला रात की। वैसे भी ये लोग रात के अंधेरे में ही कोई ना कोई एक्शन करेंगे। सिंघाल ने कहा तो सबके चेहरे पर डर उभर आया। घायल शेर और भागा हुआ गीदड़ दोनों खतरनाक होते हैं, सिंघाल बोला और सबको अलर्ट रहने को कह वहां से निकल गया। लेकिन चंद्र जी की सर्जरी? निशा ने उनके जाते ही पूछा। मैं रहूंगा हॉस्पिटल में और तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक बार चंदर यहाँ ठीक होकर आ जाए, उसके बाद तुम्हारी शादी हम धूमधाम से करवाएंगे। तुम्हारे डैड को भी अक्ल आ ही जाएगी। सूरज ने उसे समझाया। शादी का नाम सुनकर निशा को पहली बार खुशी हुई। अब जाओ आराम करो। पाखी, इसे अपनी शादी की वीडियो दिखाना और हाँ, किस्से भी सुनाना। इसे भी तो पता चले कि हमने कितने पापड़ बेले हैं। वह हंसते हुए बोला। हडसन अपने बंगले के उसी विशाल कंपाउंड में बैठा हुआ था जहां सामने एक नीला चमकता स्विमिंग पूल था। पूल के किनारे उसके 2 आदमी खूंखार कुत्तों को ट्रेनिंग दे रहे थे। उन कुत्तों के भौंकने, जंजीरों के खिंचने और गुर्राने की आवाजें पूरे कंपाउंड में एक अजीब सी दहशत भर रही थी। हडसन का सिक्योरिटी गार्ड मैथ्यू अपनी गन थामे साई की तरह उसके पास खड़ा हुआ था। तभी हडसन की आंखों में एक क्रूर चमक आई और उसने एक मामूली सा इशारा किया। मैथ्यू ने तुरंत निशाना साधा और फायर कर दिया। एक तीखी चित्कार गूंजी और हडसन का अल्सेशियन डॉग रूसी वहीं ढेर हो गया। भयानक आवाज और खून देखकर बाकी कुत्ते अपनी जंजीरें तुड़ाने की कोशिश करते तितर बितर हो इधर उधर भागने लगे। हडसन ने जलती आंखों से वॉल्टर की ओर देखा और फिर दहाड़ा। वॉल्टर, तुम आज तक जो भी मिशन ऑपरेट किया सब में सक्सेस रहा। देन व्हाई दिस फेलियर? Why this failure today? I admit, Chief, but this is my first failure. वॉल्टर ने अपनी बात रखते हुए कहा। But I must tell one thing, Chief. वो इंस्पेक्टर बड़ी ऊंची चीज है, काफी अच्छा खेलता है। वॉल्टर उस मुठभेड़ की हर बारीकी को याद करता हुआ बोला जो इंस्पेक्टर सिंघाल के साथ हुई थी। वाओ, अमेजिंग वॉल्टर। तुम अपना फेलियर पर अशेम्ड होने के बदले उसे प्रेज करता है, वो भी हार्डी का सामने। आई कांट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट। हडसन क्रोध में भरकर चिल्लाया। I promise, Chief, मैं गूफी को भी फ्री करा लूंगा और ट्रम्प कार्ड भी वापस ले आऊंगा। Give me the last chance, please. वॉल्टर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नो वॉल्टर, नो। अब ट्रम्प कार्ड तुम नहीं, कोई और लाएगा। वेट फॉर माई ऑर्डर्स एंड गूफी को फ्री कराने का स्ट्रेटजी पे काम करो। वह सिगार का कश लेते हुए बोला। Copy, Chief.
वॉल्टर के जाने के बाद मैथ्यू हमेशा की तरह सवालिया निगाह से हडसन को देखने लगा। एक बात समझ में नहीं आया चीफ, आपने रूसी को मारने का ऑर्डर क्यों दिया? वो तो आपका सबसे लॉयल डॉग था। हडसन ने सिगार का एक गहरा कश लिया और धुएं के छल्ले बनाते हुए बड़ी ही बेदर्दी से बोला, लॉयल डॉग। जब लॉयल डॉग काम का ना रहे तो उसका काम तमाम कर देना चाहिए मैथ्यू। इधर मौत का जश्न मन रहा था, उधर मौत के कब्रिस्तान में एक पीली टैक्सी खड़ी थी जिसे रॉकी किराए पर लेकर आया था। अंदर रवि और रॉकी अपना गेटअप बदल रहे थे। रवि ने अपनी नकली मूछें ठीक करते हुए चश्मा लगाया और टैक्सी ड्राइवर की टोपी सिर पर तिरछी कर ली। क्यों बे, अब लग रहा हूं ना एकदम असली ड्राइवर? रवि ने शीशे में देखते हुए कुटिलता से पूछा। एकदम ओरिजिनल पार्टनर, अब बस उस बुलबुल के जाल में फंसने की देर है। रॉकी ने टैक्सी का स्टीयरिंग थामते हुए जवाब दिया। अकल बड़ी या भैंस, ये वॉल्टर को हम बताएंगे। रवि ने रॉकी को प्रताप कोठी की ओर चलने का सिग्नल दिया। कोठी पर एक पुलिस के जवान को तैनात देख दोनों का माथा ठनका। पार्टनर, पुलिस! उसके हाथ में गन देख रॉकी के तो मंसूबों पर पानी ही फिर गया। पहरा टाइट है बे, मतलब बुलबुल इसी बाग में चहक रही है। रवि ने अनुमान लगाया। बात तो ठीक है पार्टनर, लेकिन अब ये बुलबुल हमारा हाथ कैसे लगेगा? इस बुलबुल को तो ये बाज लेकर ही जाएगा। अब तू देख रवि की चाल। रवि ने टैक्सी को एक दीवार के पीछे लगाने का संकेत किया। अब दोनों छिपकर कोठी पर नजर बनाए हुए थे। दोपहर हुई तो एक दूसरा ड्राइवर कार लेकर कोठी के फाटक में दाखिल हुआ। लगभग 15 मिनट बाद सूरज अपनी गाड़ी में उसी ड्राइवर के साथ निकला। पीछा कर इसका। रवि ने रॉकी को ऑर्डर दिया। दोनों छिपते छिपाते एक डिस्टेंस बनाए हुए सूरज की गाड़ी का पीछा करने लगे। वह हॉस्पिटल आया था। रॉकी और रवि ने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। चल, अब ये रईस ज्यादा कम से कम 2 घंटे तक तो यहाँ से हिलने वाला नहीं है। रवि रॉकी को लेकर अस्पताल से निकला और वापस प्रताप कोठी की ओर बढ़ा। अब लाइन क्लियर है। जब तक ये सूरज प्रताप वापस आएगा तब तक वो बुलबुल हमारे जाल में फंस चुकी होगी। वॉल्टर हडसन के बंगले से बाहर भुनभुनाते हुए आया और अपनी एम्बेसडर में बैठ गया। चलो अड्डे पर। उसने डगलस को आदेश दिया। डगलस उसके आदेश पर गाड़ी चलाने लगा। काफी देर खामोश रहने के बाद वॉल्टर ने अपनी खामोशी तोड़ी। डगलस, चीफ ओबरॉय वाला मिशन किसी और को हैंडओवर कर दिए है। व्हाट डू यू थिंक? कौन हो सकता है जिस पर चीफ को इतना ज्यादा ट्रस्ट है? ट्रेस हिम। आई गेस मैथ्यू को जरूर मालूम होगा। Should I call him? डगलस ने पूछा। Not now. He is with the chief. Due at 4 o'clock. तब चीफ रॉयल विला में होते हैं
और मैथ्यू बाहर होता है। वॉल्टर ने पूरी रणनीति बना ली थी। What about Goofy? डगलस ने पूछा। I am making the trap. Wait and watch. वॉल्टर बोला। All the best. डगलस गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला और वॉल्टर को अड्डे पर छोड़कर मुस्तैदी से काम में जुट गया। कहने को वह हार्डी गैंग का ड्राइवर था, मगर आजकल वॉल्टर के लिए स्पेशली काम कर रहा था। इधर प्रताप कोठी में दोपहर की हल्की धूप खिली हुई थी। राधा काकी और नीमा चौके में अपने अपने कामों में व्यस्त थी। मसालों को पीसने और बर्तनों की खटर खटर के बीच कैलासिया के नल खोलकर बर्तन धोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। पाखी निशा को खिलाकर उसे गेस्ट रूम में छोड़ अपने भैया को कॉल करने के लिए ऊपर कमरे में चली गई थी। मंगलू शिबू के साथ मंदिर की सफाई करने में व्यस्त दिखाई दे रहा था, पर निशा इधर उधर टहलती हुई हॉस्पिटल से कोई अच्छी खबर आने की मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। बैठक में फोन की घंटी घनघनाने लगी तो उसकी तंद्रा टूटी। किसी ने फोन नहीं उठाया तो उसका दिल धड़क उठा। कहीं हॉस्पिटल से तो कोई फोन नहीं, उसने सोचा और दौड़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो हेलो, क्या मेरी बात निशा मैडम से हो रही है? फोन लाइन पर कोई अजनबी था। हाँ, मैं निशा ही बोल रही हूँ, वह घबराए स्वर में बोल उठी। जी, मैं सेंट मैरीज हॉस्पिटल के रिसेप्शन से अटेंडेंट बात कर रहा हूँ। मिस्टर सूरज प्रताप सिंह ने आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल आने के लिए कहा है। एक्चुअली पेशेंट की कंडीशन काफी सीरियस है, वो डेथ बेड पर है। उधर से जो कहा गया उसे सुनकर निशा के सर पर जैसे गाज ही गिर पड़ी। क्या छंदर, कहते कहते उसके हाथों से रिसीवर छूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह पागलों की तरह कोठी के बाहर दौड़ पड़ी। मैडम, आप कहाँ जा रही है? साहब ने मना किया है आपको बाहर जाने से। गेट पर रघु ने उसे देखते ही टोका। लेकिन उन्होंने ही हॉस्पिटल आने के लिए बोला है, कोई गाड़ी है क्या? वह टेंशन में बोली। गाड़ी तो साहब ले गए हैं और दूसरी टूट फूट गई है। रघु ने जवाब दिया। तभी पुलिस का जवान उसके पास आया और आदेश की मुद्रा में बोला, मैडम, अभी आप अंदर चलिए। नहीं, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। वह चिल्लाई और फाटक खोलने के लिए रघु से मिन्नतें करने लगी। रघु ने सहम कर फाटक खोल दिया। तभी एक पीली टैक्सी फाटक के सामने आकर झटके से रुकी। रवि फुर्ती से बाहर निकला और बड़े अदब से बोला, आइए मैडम, साहब ने मुझे खास आपको लेने भेजा है। चलिए चलिए, देर हो रही है। निशा ने बिना कुछ सोचे समझे टैक्सी का पिछला दरवाजा खोला और उसमें बैठ गई। अरे 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 निशा मैडम, ये क्या किया? खुद को ही किडनैप करवा लिया। अब आगे क्या होगा, ये तो बताएंगी हमारी लेखिका एवं वाचिका कोमल अग्रवाल, लेकिन अगले भाग में। आशा है हमारी कहानी आप सभी को अवश्य बांध रही होगी। लाइक और कमेंट करके बताइए अपने दिल की बात। उपन्यास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। वैसे पिछले चैप्टर में सबसे शानदार कमेंट था सुदेश शर्मा जी का। वाह, क्या गेस किया है आपने। मान गए आपकी बुद्धि को, और ये भी जान गए कि आप सभी चैप्टर्स को बड़े ध्यान से सुनती हैं। तो इसी प्रकार आप भी कीजिए कमेंट। जो कमेंट होगा सबसे शानदार,
उसके बारे में बताया जाएगा अगले भाग में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। और हमारे कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट के बारे में तो जानते जाइए। वो हैं अभय गोयल, कुशवंत साहू, सत्यम वर्मा और मैं आप सभी का ओमवीर नावरिया। फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।